दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 12वीं का एक विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का जो यूनिट है 10। और यह यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। इस यूनिट के अंतर्गत कुल 4 चैप्टर हैं, जो चैप्टर 13 से लेकर 16 तक है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है जीव और समष्टियाँ, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन पर, पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म पर, और इसी के बारे में हम लोग विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिकी किसको कहते हैं। तो यह पारिस्थितिकी शब्द, जिसका अंग्रेजी में इकोलॉजी होता है, यह एक ग्रीक शब्द वो इकोलॉजी से बना है, जिसको हम लोग तोड़ते हैं तो यह 2 शब्दों से बना है। एक है ओइकस और लोगस। ओइकस का मतलब होता है होम और इस लोगस का मतलब होता है स्टडी। होम का मतलब होता है घर, आवास, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात किसी जीव का उसके आवास का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकेल के द्वारा 1866 ईस्वी में दिया गया था। और इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में एक भारतीय वैज्ञानिक रामदेव मिश्रा ने बहुत सारा काम किया। उन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर ये पारिस्थितिकी है क्या। तो पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जीवों के बीच, पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जीवों के बीच या मतलब और जीवीय अर्थात बायोटिक तथा भौतिक बायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दो प्रमुख शब्द हैं कि जीवों के बीच या जीव तथा भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझें कि सबसे पहले देखें कि यहाँ पे जीव, अगर हम लोग जीव देखें तो कोई भी सजीव का निर्माण कैसे हुआ है। हम लोग देखते हैं कि एक कोशिका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह कोशिका जब आपस में मिलता है तो ये बनाता है उत्तक। ये कोशिका आपस में मिलकर बनाता है उत्तक, जिसको टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू सब मिलकर बनाता है अंग, जिसको इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। अंग सब मिलकर बनाता है अंग तंत्र, और जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीव। जैसे अगर हम अपने ऊपर लें तो एक मनुष्य है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। उसी ढंग से मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, कुत्ता बिल्ली, गधा भेड़ बकरी सांप सुजंदर, जो भी है, कोई भी जीव है, तो उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो वो उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक सब मिलकर ऑर्गन का निर्माण करता है, अर्थात अंग बनता है। अंग का मतलब, अंग का अगर हम देखें उदाहरण, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, इसी ढंग से शरीर का और भी है, हृदय, फेफड़ा, किडनी, तो बहुत सारा अंग बनता है। वो सब अंग मिलकर क्या बनाता है, अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो ये अंग तंत्र बनाता है, और जब सब अंग तंत्र मिल जाता है तब जाकर किसी भी जीव का निर्माण होता है। यह किसी भी जीव के निर्माण की एक स्टेप है। उसके बाद यह सब जीव मिलकर क्या बनाता है, जनसंख्या या समष्टि। इसको समष्टि कहते हैं, इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। ये सब पॉपुलेशन मिलकर फिर क्या बनाता है, समुदाय।
ये पॉपुलेशन मिलके बनाता है समुदाय, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। और ये समुदाय मिलकर फिर क्या बनाता है, पारितंत्र। पारितंत्र जिसको हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। और इकोसिस्टम मिलकर बनाता है फिर, इकोसिस्टम मिलकर बनाता है जीवोम। इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाता है, जीवोम, जिसको कहते हैं बायोम। तो अगर हम देखें तो कोई किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। एक जैसी कोशिका, एक जैसा कार्य करने वाली कोशिका का समूह जब एक साथ मिलता है तो वो उत्तक बनाता है। उत्तक सब मिलकर अंग बनेगा, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, दांत, हृदय, फेफड़ा, आंत, इस ढंग से बहुत सारा है, शरीर का अंग सब बनेगा। जब ये अंग सब बन जाएगा तो क्या बनेगा, अंग तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और ये सब फिर अंग तंत्र मिलकर किसी भी जीव का निर्माण करेगा। जब जीव का निर्माण हो जाएगा तो फिर बहुत सारे जीव एक साथ रहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन, जनसंख्या या समष्टि। ये जनसंख्या फिर क्या होगा, समुदाय में बढ़ जाएगा। और यह समुदाय फिर क्या होगा, पारितंत्र का निर्माण करेगा, और वो फिर बृहत रूप से जीवोम का निर्माण करेगा। तो इस पर्यावरण, ये इस पारिस्थितिकी में हम लोग यहाँ से पॉपुलेशन से लेकर बायोम तक का अध्ययन करेगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये ग्रीक शब्द इकोलॉजी से बना है, जिसका ओइकस और लोगस शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है आवास या घर का अध्ययन। और यह टर्म अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इस टर्म इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी के भारतीय पिता रामदेव मिश्रा को माना गया है। और इसका हम लोग जब देखते हैं परिभाषा, तो वो होता है कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जीवों के बीच और जीवीय तथा भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि जीवों के बीच कह रहा है कि पहला, जीवों के बीच। दूसरा क्या कह रहा है कि जीव, जीवीय अर्थात बायोटिक एंड तथा भौतिक मतलब अजीवीय। अजीवीय मतलब बायोटिक। पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया हो रहा है, या तो जीव जीव के बीच, या तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जीव और जीव के बीच की क्रिया, और इसमें हो रहा है जीवीय तथा अजीवीय दोनों के बीच की जो क्रिया हो रहा है, पारस्परिक क्रिया हो रहा है, पारस्परिक क्रियाएं जो हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। तो अब हम पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी, अगर हम लोग देखें तो इसके दो घटक हैं, इसके दो घटक हैं, कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब जीवीय घटक, दूसरा है बायोटिक मतलब अजीवीय घटक। अर्थात जीवीय और अजीवीय घटक किसको कहते हैं, बायोटिक। और बायोटिक कंपोनेंट किसको कहेंगे। तो इस पर्यावरण में मौजूद वैसा जीव जंतु जिसमें जीवन हो, जो सजीव हो। सजीव कौन कौन है, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
जो भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी जो भी है, सब सूक्ष्म जीव क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। दूसरा पेड़ पौधा मतलब प्लांट्स, जीव जंतु मतलब पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। इकोलॉजी के दो घटक है, दो कंपोनेंट है। पहला है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सजीव आते हैं, जिसे जो जैवीय घटक है, और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत अजैवीय घटक आते हैं, जिसके अंतर्गत निर्जीव है। जैसे सूक्ष्मजीव, ये बायोटिक कंपोनेंट का उदाहरण है। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत बैक्टीरिया आ जाएगा, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। जो भी है, कवक, बहुत सारा है। जो भी सूक्ष्म जीव है, जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसका आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। ये सभी सूक्ष्मजीव बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पेड़ पौधा का प्रकृति में बहुत बड़ा योगदान है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे हर एक जीव जंतु सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। और जीव जंतु अर्थात एनिमल्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट के उदाहरण हैं। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट में निर्जीव आता है, जैसे भूमि, मिट्टी, तापमान, हीट, सूर्य का प्रकाश अर्थात सोलर लाइट या सोलर एनर्जी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, पीएच मान। तो भूमि तो देखते हैं कि मिट्टी है, तो मिट्टी के भी कई प्रकार हैं, जिसका अध्ययन हम लोग आगे चलकर विस्तार से करेंगे। तापमान हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ। आर्द्रता किसको कहते हैं कि आर्द्रता जैसे हवा में जो नमी रहता है, जल की मात्रा उपस्थित रहता है, उसी नमी को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और पीएच मान ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इस पारिस्थितिकी को प्रभावित जैवीय और अजैवीय दोनों घटक करते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा था कि पारिस्थितिकी वैसा विषय है जिसमें जीवों के बीच अर्थात जीव जीव के बीच, जैसे मान लिया जाए कि मनुष्य है और इधर सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव में हम एक लेते हैं बैक्टीरिया। जैसे अभी एक वायरस है कोविड-19, ये कोविड-19 वायरस है और यहाँ पर मनुष्य है। तो जीव के बीच में संघर्ष हो रहा है। मनुष्य चाह रहा है कि कोविड-19 को मार दें, वायरस को हम मार दें, वायरस के खिलाफ हम लोग वैक्सीन निकाल लें, दवा निकाल लें, जिसके कारण क्या होगा कि कोविड-19 को हम लोग मार सकें। और कोविड-19 क्या चाहता है कि मनुष्य को अपने गिरफ्त में ले लें, मनुष्य को हम लोग मार दें। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो मनुष्य को भी प्रभावित कर रहा है, और मनुष्य उस बैक्टीरिया, वायरस पर काबू करने का कोशिश कर रहा है। तो जीव के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, या हम लोग देखें कि मनुष्य है और यहाँ पे पेड़ पौधा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग CO2 छोड़ते हैं, पेड़ पौधा CO2 ग्रहण करता है, भोजन बनाने के लिए उसको चाहिए, और फिर प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है उसको जीव जंतु ग्रहण करता है। तो ये क्या है, आपस में रिलेशन है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि दो जीवों के बीच में भी आपस में संबंध है, पारस्परिक संबंध है। अब हम लोग देखें कि अजैव घटक और जैव घटक दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है। हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम एक पेड़ का उदाहरण लें और इसको हम देखें, अगर हम इसे देखें, अगर भारत में हम देखें तो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान के इलाके में जो पेड़ है,
यहाँ पे क्या होगा, कटीला पेड़ होगा, वैसा पेड़ होगा जो रेगिस्तान में रह सके, कम पानी में रह सके, झाड़ी वाला होगा, कांटा युक्त होगा, जैसे नागफनी, कैक्टस, बबूल। और जैसे जैसे हम हिमालय की ओर बढ़ेंगे तो पेड़ का आकार, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ के प्रकार, पेड़ की प्रजातियों में अंतर आएगा। और वह अंतर वहाँ की मिट्टी के कारण, तापमान के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, आर्द्रता और पीएच मान के कारण आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो अजैव घटक है वह जैव घटक पर प्रभाव डालता है। तो जीव जीव के बीच संघर्ष और बायोटिक और एबायोटिक के बीच जो पारस्परिक क्रिया होता है, इसका अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। इसको हम लोग दूसरे उदाहरण के द्वारा समझें कि आखिर दोनों के बीच में कैसे संबंध है। जैसे अभी बरसात का समय है, बरसात के समय हम अक्सर क्या देखते हैं कि कहीं भी पोखर है या नदी का कोई जल स्रोत है या पुराना गड्ढा है, उसमें मेढक बहुत सारा है और वो मेढक क्या करता है, टर की आवाज़ लगाता है। अब बताइए कि ये बरसात के सीजन में ही आवाज़ क्यों लगाता है। यहाँ पर दो बात होती है, एक मेढक आवाज़ लगा रहा है, यह उसका क्रियाकलाप है। दूसरी बात है कि ये मेढक बरसात के ही सीजन में क्यों टर कर रहा है, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि बरसात के सीजन में मेढक में प्रजनन करने का एक ब्रीडिंग टाइम आता है, प्रजनन काल आता है, जिसमें नर टर करके अपनी मादा को पास बुलाता है, अर्थात नर मेढक टर करके मादा को अपने पास बुलाता है ताकि वो प्रजनन कर सके। इसी ढंग से हम लोग अगर देखें तो जब ये ग्रीष्म बसंत का ऋतु आता है तो बसंत ऋतु में हम लोग देखते हैं कि बगीचा में जाते हैं तो कोयल कूकता है। कोयल कूकती नहीं है, कोयल कूकता है और वह कुकू का आवाज़ लगाकर मादा को अपने पास बुलाता है ताकि वो प्रजनन कर सके। इस तरह से देखें तो कोई भी जीव अपने हाव भाव से, अपने भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने फेरोमोन से पर्यावरण की दूसरी घटनाओं को प्रभावित करता है। और यह जैव और अजैव घटक दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्रभावित करता है, जिसका अध्ययन हम लोग इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत करेंगे। इसके अध्ययन से हम लोग को यह पता चल पाएगा कि आखिर कटीले पेड़ रेगिस्तान में ही क्यों होते हैं। कटीले पेड़ कभी भी बंगाल की खाड़ी के बगल में क्यों नहीं होता है, सुंदरवन की डेल्टा में यह नागफनी का पेड़ क्यों नहीं होगा, या मैनग्रोव पौधा जो है वो राजस्थान में क्यों नहीं होगा। सेब की खेती अगर शिमला में होती है, कश्मीर में होती है, तो वो केरल में क्यों नहीं हो सकता है। आखिर उसको कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है, तो ज़रूर ये पता चलेगा कि ये एबायोटिक कारक है जो भूमि, तापमान, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, पीएच मान, ये सब जो है वो प्रभावित कर रहा है। और इन्हीं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम लोग पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।